जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है। हम लोग इससे पहले महासागर की चर्चा कर चुके थे। हम लोग पांचों महासागरों की सैर पे चले थे। महासागर की सैर हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो महासागर हैं उनकी जल राशियों का तापमान कैसे निर्धारण होता है, कहाँ तापमान अधिक होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो जल राशियों का तापमान देख लेते हैं। तो महासागरीय जल राशियों का तापमान का एकमात्र स्रोत है क्या? पृथ्वी पर ही एकमात्र तापमान का स्रोत या ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है। तापमान का तापमान का स्रोत। तापमान का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। ठीक है। तापमान का स्रोत क्या है? सूर्य। लेकिन महासागरीय जल राशियों का तापमान का अल्प मात्रा में क्या है? पृथ्वी की सतह से भी तापमान प्राप्त होता है। सतह से पृथ्वी की सतह से भी अल्प मात्रा में तापमान प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको चित्र के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ कैसा तापमान रहता है। ठीक है। ये हमारा महासागर हो गया। ये हमारा महासागर हो गया। ठीक है। ये हमारा महासागर हो गया। ठीक है। ये हमारा जो है, ये पृथ्वी की या पृथ्वी की सतह, ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। ये हमारी महासागर का ऊपरी भाग हो गया। यहाँ से लेके हमारा कितना, यहाँ से लेके 200 मीटर तक, यहाँ से 200 मीटर तक पृथ्वी का जो जल का तापमान होता है वो कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम लोग जैसे ही 200 से नीचे चलेंगे, कहाँ तक? 1800 मीटर तक। 1800 मीटर तक कितना होता है? 1800 मीटर तक होता है 2.6 सेंटीग्रेड। ठीक है। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से एक या पृथ्वी की सतह से एक या दो, यहाँ हम लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से 1 या 2 मीटर की ऊंचाई पे क्या होता है? इसका तापमान होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से 1 या 2 मीटर ऊंचाई पर कितना तापमान रहता है? तो 3 से 5। और ये एमपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था कि जो हमारा समुद्र है, जो हमारा महासागर है, जो हमारे महासागर हैं उनमें अंदर 200 मीटर तक जाने पर तापमान क्या रहता है? तापमान क्या रहता है? तो कितना रहता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है? 27। और 200 से जब नीचे आते हैं हम लोग 1800, तो तापमान क्या होता है? घटता है। कितना आ जाता है? 2.6 सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और जब हम लोग पृथ्वी से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, पृथ्वी की सतह मतलब समुद्र तल की बिल्कुल गहराई में आ जाते हैं, या पृथ्वी की सतह से 1 या 2 मीटर ऊंचाई तक हमारा कितना टेम्परेचर रहता है? ये बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर कहाँ से मिलता है? ये टेम्परेचर हमारा अल्प मात्रा से पृथ्वी की सतह से मिलता है। ये अल्प मात्रा से हमारा काम से मिलता है पृथ्वी की सतह से। ये कितना हो जाता है? 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कितना तापमान रहता है। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं हम। सोचिए कि कौन से महासागर में सबसे न्यूनतम तापमान रहता होगा? कौन से महासागर में सबसे न्यूनतम तापमान रहता होगा? सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है? जो सबसे ज्यादा फैला हुआ होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा गहरा होगा, वहीं तो सबसे न्यूनतम तापमान होगा। तो कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये हमारा सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है, इसका फैलाव ज्यादा है, तो ये ठंडा रहता है, इसलिए इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। या इसका सबसे कम तापमान रहता है। सबसे अधिक किसका रहता है? सबसे अधिक
तापमान कहाँ रहता है, सबसे अधिक तापमान कहाँ रहता है, सोचिए। ये मैक्सिको की मैक्सिको की मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में। फिर कहाँ से रहता है, फिर लाल सागर, लाल सागर में रहता है। ठीक है। सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है, प्रशांत महासागर में। सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है, प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक तापमान कहाँ रहता है, मैक्सिको की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी, फिर इसके बाद लाल सागर में। ठीक है। न्यूनतम क्यों रहता है, इसको लॉजिक के हिसाब से देखिए। ये सबसे बड़ा है, सबसे विस्तार में है, तो यहाँ तापमान कम रह पाता है, इसलिए ये न्यूनतम हो जाता है। मैक्सिको की खाड़ी हमारा ये ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यहाँ तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है, फिर लाल सागर में। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस महीने में तापमान समुद्र में सबसे ज्यादा होता है, उसके बारे में देख लेते हैं, और किस महीने में तापमान सबसे कम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सोचिए कि किस महीने में समुद्र में सबसे अधिक तापमान होगा, किस जल राशि में या महासागरीय जल राशियों में किस महीने में सबसे ज्यादा तापमान रहेगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दैनिक तापमान। दैनिक तापमान मतलब कई बजे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है या कितने टाइम कम, दैनिक बार बार हर दिन कब हम लोग टेम्परेचर नापें जो अधिकतम मिलेगा, या कब हम टेम्परेचर नापें जब हमें न्यूनतम मिलेगा। तो सबसे सर्वाधिक तापमान कब, दैनिक दैनिक सर्वाधिक तापमान ये कब होता है, ये हमारा 2 बजे, 2 बजे दोपहर में, दोपहर में। ठीक है, ये हमारा 2 बजे। दैनिक सर्वाधिक तापमान कब रहता है समुद्र में, 2 बजे। ठीक है, और न्यूनतम कब रहता है दैनिक में, ये डे बाई डे का है, ये एक अनुमान है कि 2 बजे सबसे अधिक तापमान रहता है समुद्र में। इसके बाद दैनिक न्यूनतम तापमान कब रहता है, वो भी देख लेते हैं। ये बार बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो डिटेल में पूछ लिया जाता है। महासागर में यहाँ से जरूर पूछा जाता है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। दैनिक न्यूनतम तापमान कब रहता है, 5 बजे सुबह AM, ये सुबह रहता है। ठीक है, ये दैनिक सर्वाधिक तापमान कब रहता है, दोपहर के 2 बजे, और दैनिक न्यूनतम तापमान कब रहता है, सुबह के 5 बजे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद कब, महीने में देख लेते हैं कि किस महीने में सर्वाधिक तापमान रहता है या किस महीने में न्यूनतम तापमान रहता है। ठीक है, आप सोचिए कि किस महीने में सर्वाधिक तापमान रहता होगा, या जून जुलाई में, जून जुलाई में सर्वाधिक तापमान रहता होगा। सोचिए सोचिए, जैसे यहाँ गर्मी है तो समुद्र में भी गर्मी होगी, तो क्या जून जुलाई में सर्वाधिक तापमान होता है। ठीक है, आइए देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सर्वाधिक तापमान, ठीक है, किस महीने में होता है, ये अगस्त महीने में होता है, अगस्त महीने में। ठीक है, अगस्त महीने में क्यों होता है, हम लोग आज समझ रहे होंगे कि जून जुलाई में होता होगा, जून या जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में, जून जुलाई में जो होता है तो दक्षिणी गोलार्ध, हम लोग कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं कि जून जुलाई में ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। इसलिए समुद्र का तो विस्तृत है, ऐसा तो है नहीं। समुद्र की हम लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि एक महाद्वीप के साथ अन्य महाद्वीपों में भी विस्तार हो। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ जून जुलाई में गर्मी पड़ रही है तो वहां सर्दी पड़ रही है, वहां सर्दी पड़ रही है तो उधर ठंडा हो रहा है, यहाँ गर्म हो रहा है, तो एवरेज में रहता है ऐसा।
इसलिए जून जुलाई नहीं होगा। अगस्त के महीने में यहाँ भी गर्मी होती है और वहां भी गर्मी होने लगती है। वहां सर्दी जा चुकी होती है, वहां भी गर्मी होती है, यहाँ भी गर्मी होती है। तो दोनों से हमारा जो समुद्र का सबसे ज्यादा सर्वाधिक तापमान कब होता है? अगस्त महीने में। ठीक है, कब होता है? वार्षिक देख लेते हैं इसको, अगस्त महीने में। ठीक है, वार्षिक तापमान, इसको वार्षिक तापमान भी बोल देते हैं हम लोग, वार्षिक तापमान। ठीक है, वार्षिक तापमान कब होता है? अगस्त महीने में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वार्षिक न्यूनतम तापमान कब रहता है? वार्षिक न्यूनतम तापमान ये कब रहता है? ये फरवरी के माह, फरवरी महीने, फरवरी महीने में। ठीक है, अब हम लोग सोचते होंगे कि जनवरी फरवरी में, जनवरी में हो या दिसंबर में हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इधर दिसंबर में अगर हम लोगों का क्रिसमस होता है तो वहाँ पे गर्मियों में क्रिसमस होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जब यहाँ सर्दियों में क्रिसमस मनाते हैं तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनता है। इसलिए जब हम लोगों का फरवरी आता है तो उधर भी हल्की हल्की सर्दियाँ होने लगती हैं। इसलिए सबसे वार्षिक का न्यूनतम तापमान कब होता है? फरवरी माह में। ये हम लोग लॉजिक के हिसाब से याद रखेंगे। अगर इसको उस तरह से याद करना चाहेंगे तो नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। कुछ दिनों तक याद रहेगा, इसके लिए भूल जाएंगे। हम लोग लॉजिक की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ जून जुलाई, अपने यहाँ जून जुलाई, तो वहां पे सर्दियां होंगी, इसलिए यहाँ हल्की सर्दी हल्की गर्मी हो तो कब होती है? अगस्त में। ठीक है, ये फरवरी में, फरवरी माह में हल्की धूप होने लगती है तो वहां भी हल्की सर्दी होने लगती है। और हम लोगों का यहाँ वार्षिक का न्यूनतम तापमान हो जाता है, यहाँ वार्षिक का सर्वाधिक तापमान हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं महासागरीय जल धाराओं की। हमारी महासागरीय कौन कौन सी जल धाराएं हैं और किस भागों में, एक गर्म में बांटी गई है, एक ठंडी में बांटी गई है। ठंडी जल धारा कैसे बनती है, गर्म जल धारा कैसे बनती है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। धाराओं को दो भागों में बांटा गया, एक गर्म धारा और एक ठंडी जल धारा। तो हम पहले देख लेते हैं गर्म जल धारा कैसे बनती है और क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो इसकी पहली जल धारा गर्म जल धारा, गर्म जल धारा। ठीक है, गर्म जल धारा कैसे बनती है? ठीक है, इसको देख लेते हैं, ग्लोब पे देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया ग्लोब। ठीक है, ये हो गया ग्लोब। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हमारी 0 डिग्री हो गई, ये 23 डिग्री साउथ और ये 23 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है हमारा? ये कौन सा है हमारा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है, यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे वर्षा भी हो जाती है, यहाँ पे भी वर्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ से ना होके कौन सा, ये विषुवत, ये जो विषुवत रेखा है ये यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। यहाँ पे कितना, 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है, 30 से 27 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है। तो यहाँ से ही विषुवत रेखीय, जो यहाँ से हमारी जो जलधाराएं निकलती हैं, ठीक है, गर्म जलधाराएं, ये कहाँ से कहाँ के लिए? ये उत्तरी, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। विषुवत रेखा से उत्तरी या विषुवत रेखा से दक्षिणी, विषुवत रेखा से उत्तरी निकलती है या विषुवत रेखा से दक्षिणी निकलती है। यही एक फेरल का नियम है। यही क्या है? फेरल का नियम क्या है कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर या विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलने वाली जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, यही फेरल ने बताया है क्या, कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के लिए जो रेखाएं या जो जलधाराएं बहती हैं वो गर्म जलधाराएं, यही फेरल का नियम है। ठीक है, ये हमारी कहाँ से कहाँ निकलती है? विषुवत रेखा से। ये
इसका हम देख लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति कहाँ से होती है? विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर, ठीक। या हम क्या कह सकते हैं? या हम क्या कह सकते हैं? निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश की ओर, ठीक है। ये टेम्परेचर से निकलेगी। ये कहाँ है? 27 से 30 डिग्री से टेम्परेचर है। यहाँ से जो जलधारा निकलेगी वो गर्म ही जलधारा निकलेगी, चाहे उत्तरी गोलार्ध के लिए निकले चाहे दक्षिणी गोलार्ध के लिए। ये उत्तरी हो गया। इसके बाद इसका प्रवाह कैसा होता है? प्रवाह कैसा होता है? प्रवाह देख लेते हैं हम लोग। कहाँ कहाँ से कहाँ होता है? ये कहाँ से होता है? विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर, ठीक है। ये तो हो गया प्रभाव, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। प्रभाव, ये बहाव है, ये प्रभाव है, इसको भी देख लेते हैं। प्रभाव क्या होता है? गर्मी होगी, गर्म हवाएं चलेंगी तो क्या होगा? तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? ऊपर बाष्प बनकर ऊपर जाएगी तो क्या होगा? वर्षा की संभावना अधिक होगी, तो वर्षा अधिक होगी। वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? मरुस्थलीकरण या सूखा कम होगा, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण समाप्त होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा गर्म जलधारा। गर्म जलधारा कहाँ से निकलती है? जीरो अक्षांश से या निम्न अक्षांश से ध्रुवों की ओर, निम्न अक्षांश से ध्रुवों की ओर। यही फेरेल का नियम है। ये जब विषुवत रेखा जहाँ हमेशा गर्मी होती है वहां से निकलती है, तो ये गर्म जलधारा है। ये कहाँ से? ये विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुवों की ओर या दक्षिणी ध्रुवों की ओर चलती है, ठीक है। यही विषुवत रेखा है, ठीक है। इसका प्रभाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, या उत्पत्ति कहाँ से होती है? विषुवत रेखा से या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर होती है। इसका प्रभाव तापमान अधिक होता है, बाष्पीकरण होगा। तापमान अधिक होगा तो बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होगा, माफ करिएगा, बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी तो मरुस्थलीकरण कम होगा। अब हम लोग देख लेते हैं ठंडी जलधारा। अब हम लोग ठंडी जलधारा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ठंडी जलधारा देख लेते हैं। ठंडी जलधारा भी हम लोग ग्लोब पे ही देखेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्लोब हो गया। ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ये हमारी कौन सी हो गई? 66.5 डिग्री, क्या हो गया? ये साउथ। और ये 66.5 डिग्री, ये कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल। ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये हमारा साउथ ध्रुव हो गया। ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ, ठीक है। तो ये पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं? ये पवनें जो है ये ध्रुवों से विषुवतीय क्षेत्र के लिए, ये ध्रुवों से विषुवतीय क्षेत्र के लिए। जो हमारी गर्म जलधारा थी वो कहाँ से? वो विषुवत से क्षेत्र ध्रुवों की ओर चलती थी, वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती थी। और ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। गर्म जलधारा की हम बात कर चुके थे। अब हम लोग ठंडी जलधारा के बारे में बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ध्रुवों से, ध्रुवों से आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र से होती है, ठीक है। और पछुआ पवने, पछुआ पवने, ठीक है। और ध्रुवीय बर्फ, ध्रुवीय बर्फों से होती है, ठीक है। ये हमारी इसकी उत्पत्ति होती है। ये मतलब नॉर्थ पोल से या
साउथ पोल से इसकी उत्पत्ति होती है। ये कहाँ से चलती है, इसका प्रवाह कहाँ से होता है, इसका प्रवाह देख लेते हैं। इसका प्रवाह उच्च अक्षांश से, उच्च अक्षांश से क्या देख लेते हैं, 66.5 डिग्री से 0 अक्षांश, तो क्या हो गया, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश की ओर, ठीक है। या ध्रुवों से, या ध्रुवों से कहाँ की ओर, विषुवतीय क्षेत्र के लिए, विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। प्रभाव क्या होता है, इसकी ये गर्म जलधारा थी, तो वहाँ क्या होता था, वहाँ हम लोगों के तापमान वृद्धि होती थी, तापमान वृद्धि से वाष्पीकरण होती थी। और यहाँ ठंडी जलधारा है, यहाँ ठंडी जलधारा होगी तो तापमान क्या होगा, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो क्या होगा, सूखा अधिक होगा, सूखा होगा। ये इसका प्रभाव हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पांचों महासागरों में, पांचों महासागरों में 3 महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक, इन महासागरों में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सी पवनें चलती हैं, लेकिन जो हमारा प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर प्लस हिंद महासागर, इनमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें बार बार पूछी जाती है कि कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब टकराती है, या गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा जब हम लोगों की टकराती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इधर से हमारी गर्म जलधारा, ये हमारा 0 डिग्री है, इधर से गर्म जलधारा और ध्रुवों से जो हमारी ठंडी जलधारा आ रही है, इनके टकराव से क्या बनता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़ता है। ये जब यहाँ टकराती है तो यहाँ क्या बनता है, ये धुंध, धुंध, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहरा, कोहरा बनता है, ठीक है, कोहरा बनता है। धुंध और कोहरा बनने से क्या होता है, परिवहन, परिवहन में बाधा होती है, या परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। परिवहन बाधा से कभी कभी हम लोगों का क्या हो जाता है, इससे यातायात परिवहन बाधित होता है। बाधित होने पर एक बहुत प्रमुख घटना हुई है टाइटैनिक, टाइटैनिक की घटना कैसे हुई, वो भी बाधा से हुई है, परिवहन बाधा से। उसमें क्या हुआ, धुंध और बर्फ की वजह से नहीं पता चल पाया और वो टकरा गया। टाइटैनिक का जहाज कब टकराया था, शायद 1912 ईस्वी में धुंध और कोहरे की वजह से ही टकराया था। और इन दोनों के ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा टकराने के, ये तो हमारे निगेटिव या नकारात्मक हो गया। अब इसका सकारात्मक भी है, वो क्या है, ये एक पारिस्थितिकी बनाता है, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक शैवाल होता है, शैवाल को मछली खाने आती है, मछली खाने आती है, छोटी मछली आती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाने आती है। तो यहाँ मछली पालन, ये मछली पालन के लिए सर्वोत्तम, मछली पालन के लिए मछली पालन के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है, ठीक है। इन दोनों का जो मिलाव होता है, इन दोनों का जो मिलाव होता है, इन दोनों का जो मिलाव होता है, वो इसको क्या एक सागर का नाम दिया है, शायद आपको याद हो। इन दोनों का मिलाव एक सागर होता है, इन दोनों का मिलाव आपको शायद पता हो, कौन सा सागर होता है, सरगेसो सागर। कौन सा सागर होता है, सरगेसो सागर। देख लेते हैं इन दोनों का मिलाव जो होता है वो कहाँ से होता है, सरगेसो सागर, सरगेसो सागर, ये दोनों का मिलाव होता है। इन दोनों का मिलाव होता है तो यहाँ पे मछली पालन के लिए कुछ टैंक बनती हैं या बैंक जिन्हें बोलते हैं,
तो उनका भी देख लेते हैं मछली पालन के लिए कौन कौन सी बैंक है। ठीक है, एक जार्ज बैंक है, कौन सी है, जार्ज बैंक। एक डोबर बैंक है, डोबर बैंक। ठीक है, डोबर बैंक, जार्ज बैंक, ये बैंक जो है ये मछली पालन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी बैंकों के पास, या इन सब बैंक जो भी ये स्थान है जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, ये इनको बैंक का नाम दिया गया। ये बैंक जो है यहाँ मछली पालन बहुत अधिक होता है। इसमें शायद एक और बैंक है, ग्रैंड बैंक। ठीक है, ये कुछ बैंक है यहाँ पे मछली पालन के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महासागरीय जलधाराओं। अलग अलग महासागरों की अलग अलग जलधारा देखते हैं, गर्म ठंडी दोनों जलधारा हम एक साथ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। ये है अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा। इसमें उत्तरी गोलार्ध, ये हमारी 0 डिग्री बांट लिया हमने ग्लोब के अनुसार, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये हमारी उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, ये अटलांटिक महासागर की है। ये जो हमारी कैरेबियन जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, नॉर्वे धारा और ब्राज़ील धारा, गिनी धारा, ये जो जलधाराएं हैं ये हमारी कैसी जलधाराएं, ये हमारी गर्म जलधारा है। कैसी हैं, गर्म धारा है ये भी हमारी गर्म जलधारा है, गर्म धारा है। ठीक है, ये लेब्राडोर, कैनारी जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा, फॉकलैंड धारा और वेगुला धारा। ये जो है लेब्राडोर और वेगुला और फॉकलैंड, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉकलैंड जलधारा, वेगुला जलधारा और लेब्राडोर जलधारा, ये बार बार पूछी जा चुकी है, बार बार पूछी जा चुकी है। लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, ये हमारी ठंडी जलधारा है, ये हमारी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। वेगुला जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ये हमारी, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा, जो हम लोग एक साथ देखते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर को भी हमने 2 भागों में बांट लिया है। ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, अलास्का। ठीक है, अल्यूशियन, सुषमा। ठीक है, फिर हमारी कैलिफोर्निया की धारा, क्यूराल की धारा और आर्शोनिया ये की धारा। ठीक है, आयोशिया की धारा। फिर ये जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है, ये हमारी गर्म जलधारा है। कौन कौन सी, अलास्का की एल्यूसियन और सुषमा। अलास्का, एल्यूसियन और सुषमा की कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। ठीक है, फिर कैलिफोर्निया की, क्यूराल की और आयोशिया की। कैलिफोर्निया की, क्यूराल की और आयोशिया की, ये कैसी जलधारा है, ये हमारी ठंडी जलधारा है, ये हमारी ठंडी जलधारा है। इसमें कैलिफोर्निया की जलधारा इम्पोर्टेंट है और क्यूराल की जलधारा। इधर अलास्का की जलधारा ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में देख लेते हैं पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, फिर अल नीलो जलधारा और केल्विन की जलधारा। इसमें अल नीलो जलधारा है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा। ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा अल नीलो जलधारा और केल्विन जलधारा, ये कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। इधर आते हैं, हम लोग देख लेते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रशांत महासागर में अगर कोई जलधारा पूछी जाएगी तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा पूछी जाएगी, या अल नीलो जलधारा पूछी जाएगी, या कैलिफोर्निया की जलधारा पूछी जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा और ला नीना जलधारा। ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है।
ठीक है, अब हम लोग अगले महाद्वीप की भी देख लेते हैं। अगले चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, हिंद महासागर को भी हमने दो भागों में कर रखा है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व मानसूनी हवा, दक्षिण पूर्व मानसूनी हवा, ये उत्तर पूर्व मानसूनी धारा या दक्षिण पूर्व मानसूनी धारा या उत्तर पूर्व मानसूनी धारा। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एग्लुहास धारा। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, हिंद महासागर में अगर कोई पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी, कौन सी? एग्लुहास। ये 100% पूछी जाती है। हिंद महासागर के अगर कोई भी टॉपिक में महासागर जलधाराओं से पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन सी जलधारा पूछी जाएगी? एग्लुहास धारा। ये कैसी जलधारा है? ये सर गर्म जलधारा है, सबकी सब गर्म जलधाराएं हैं। कैसी धाराएं हैं? गर्म जलधारा। कौन सी? एग्लुहास जलधारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर की धारा। ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। इधर देखते हैं, ये पश्चिम पवन प्रवाह या पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा और सोमानी की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। ये तो रही हमारी हिंद महासागर की जलधारा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एग्लुहास की जलधारा। ये हमारा यहाँ से ही महासागर और महासागरों की जलधाराओं का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक हम अगले टर्न पे देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।